सो हेलो एवरीवन। नॉरसेट के लिए जो हम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर सेशन की जो सीरीज़ थी वो हम लेकर आए हैं यहाँ पर। जो ये आपके 10-14 डेज़ हैं वहाँ पर ये आपके बहुत ही क्रूशियल टाइम रहेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है और हम इस प्रीवियस ईयर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल्फैक्टरी नर्व इज़ रिलेटेड टू। ऑल्फैक्टरी नर्व है वो किससे रिलेटेड होती है? साइट, स्मेल, पेरिस्टाल्सिस और फेशियल सेंसेशन। तो ऑल्फैक्टरी नर्व है क्या? तो हमारी बॉडी में जो क्रेनियल नर्व है उसका एक टाइप है ऑल्फैक्टरी नर्व। क्रेनियल नर्व का एक टाइप होता है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है साइट। साइट किसका फंक्शन होता है? ये होता है ऑप्टिक नर्व का। साइट होता है ऑप्टिक नर्व का और ऑप्टिक नर्व जो है वो क्रेनियल नर्व सेकंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट है जो है वो सेंस ऑफ स्मेल। तो सेंस ऑफ स्मेल जो है वो वर्क रहता है ऑल्फैक्टरी नर्व का। ऑल्फैक्टरी नर्व का वर्क होता है सेंस ऑफ स्मेल और ये होता है क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट। पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट क्या होते हैं? ये मूवमेंट होते हैं जो किसी भी ईसोफेगस में होता है तो फूड मैटर को स्टमक तक लेके जाना, इंटेस्टाइन में होता है तो फीकल मैटर को एनस तक लेके जाना, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है फेशियल सेंसेशन। तो फेशियल सेंसेशन जो है वो कहाँ पर होते हैं? फेशियल सेंसेशन होते हैं हमारे ये जो काम है ये है ट्राइजेमिनल नर्व का। ये काम है ट्राइजेमिनल नर्व का। ये है हमारा क्रेनियल नर्व नंबर फिफ्थ। ठीक है। तो ये है हमारे वर्क। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा सेकंड, दैट इज़ सेंस ऑफ स्मेल इज़ द वर्क ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेरिलाइज्ड बाय। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो पैनी चीज़ें होती हैं, उनको हमें किस चीज़ से स्टेरिलाइज नहीं करना होता है? तो ये जो है माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है और स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं स्टेरिलाइजेशन से। तो कूलिंग, बॉइलिंग, हॉट एयर ओवन और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा मेथड है जो हमें यूज़ नहीं करना है स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में? तो जब भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को हमें रिपीटेड टाइम्स पढ़ना है कि कहीं क्वेश्चन में किसी तरीके का नॉट एक्सपेक्ट तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो बॉइलिंग जो मेथड है ये मेथड हमें नहीं यूज़ करना है शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ब्लेड। ठीक है, इनको स्टेरिलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो है सेकंड आंसर। और जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है जिसको हम कहते हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोक्लेविंग, जिसको मैं आपको एक बार अलग से डील करती हूँ। तो हम अगर पढ़ेंगे ऑटोक्लेव के बारे में, तो ऑटोक्लेव जो है ये वर्क करता है मॉइस्ट हीट मेथड पे। मॉइस्ट हीट मेथड पे हमारा ऑटोक्लेव जो है वो वर्क करता है। हीट कितना रहता है? मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस इसकी हीट रहती है। ये एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि कौन से मेथड पे वर्क करता है, कितना टेम्परेचर रखते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस एंड अबव जो है इसका टेम्परेचर होता है और ये मॉइस्ट हीट मेथड पर काम करता है। ऑटोक्लेविंग जो मशीन है, ऑटोक्लेव जो मशीन है मशीन जो है हमारी, इसको डिस्कवर किसने किया था? ऑटोक्लेव मशीन को डिस्कवर किसने किया था? अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको आंसर करना है चार्ली चैम्बरलैंड।
आपको आंसर करना है चार्ली चैम्बरलैंड। और अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि ऑटोक्लेविंग से स्टरलाइजेशन कैसे होता है, तो वो आपको बताना है। वो बताया था लुईस पास्चर ने। वो बताया है लुईस पास्चर ने। ठीक है। प्रेशर पूछे इसमें, जो इसका टेम्परेचर एंड ऑल है, तो टेम्परेचर जो है 121 डिग्री सेल्सियस रहता है। 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 मिनट के लिए 15 LB 15 पाउंड प्रेशर पर इसको स्टेरलाइज किया जाता है। ओके। तो क्या देखा आपने, ऑटोक्लेव जो है ये मॉइस्ट हीट मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन है। इससे एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। मॉइस्ट हीट मेथड ऑफ स्टेरलाइजेशन है और अबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। डिस्कवर किया है चार्ल चैम्बरलैंड ने। ऑटोक्लेविंग जो प्रोसीजर है, कैसे स्टेरलाइज होंगी चीज़ें, वो हमें बताया है लुईस पास्चर ने। 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 मिनट के लिए 15 LB प्रेशर पर हमें चीज़ों को स्टेरलाइज करना होता है। तो ये ऑटोक्लेविंग के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उसके अंदर से ही बनते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोक्लेविंग। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टेरलाइज्ड बाय बॉइलिंग। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर नॉट नहीं होता, ये होता है शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड स्टेरलाइज बाय। अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता और आपसे ये पूछता है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज किससे करते हैं, तो हमारा आंसर जाएगा ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेविंग में हम शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियल रेशियो ऑफ नर्स पेशेंट इन ICU। ICU में नर्स पेशेंट का रेशियो क्या रहता है? 2:1, 1:2, 1:1, 1:3। तो देखिए, नर्स पेशेंट रेशियो जो है कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अलग अलग नर्स पेशेंट रेशियोज़ पूछे गए हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है ICU एमरजेंसी ट्रॉमा, ICU एमरजेंसी ट्रॉमा, तो यहाँ पर नर्स पेशेंट रेशियो रहेगा 1:1। ठीक है। अगर जनरल वार्ड पूछे, जनरल वार्ड पूछा जाए तो वहाँ पर रहेगा 1:6। ठीक है। लेबर रूम टेबल, लेबर रूम, मैं लेबर रूम नहीं बोल रही हूँ, मैं लेबर रूम टेबल, जहाँ पर डिलीवरी हो रही है, वो जो टेबल जिस पर फीमेल की डिलीवरी हो रही है, वहाँ पर क्या नर्स पेशेंट रेशियो रहेगा, तो वहाँ पर रहेगा 2:1। इस साइड वाला जो है वो नर्स का रेशियो है, इस साइड वाला जो है वो पेशेंट का रेशियो है। ओके। लेबर रूम के टेबल पर जो रेशियो रहता है वो रेशियो रहता है 2:1। अब हम देखेंगे प्री एंड पोस्ट वार्ड। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में कितना रहता है? 1:4। ठीक है। ये जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में रहता है 1:4। पीडियाट्रिक ICU, पीडियाट्रिक ICU में कितना रहेगा? पीडियाट्रिक ICU में रहता है 1:5। ठीक है। बर्न में कितना रहेगा? बर्न एमरजेंसी, बर्न वार्ड की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ बर्न एमरजेंसी के बारे में। बर्न एमरजेंसी में कितना रहेगा? बर्न एमरजेंसी में रहता है 1:2। ठीक है। माइनर OT, माइनर OT में रहता है 2:1, यानी कि
माइनर ओटी में रहेगा आपका 1:2, यानी कि 2 पेशेंट पे 1 नर्स रहती है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ आपको मेजर ओटी, मेजर ओटी में रेशियो रहता है, यहाँ पर नर्स पे रेशियो, यहाँ पर पेशेंट रेशियो। मेजर ओटी में रहता है 2:1, 2 नर्स रहती है एक पेशेंट के ऊपर। पैलिएटिव केयर, पैलिएटिव केयर में रहता है 1:4, यानी कि 4 पेशेंट पे 1 नर्स रहती है पैलिएटिव केयर में। ओपीडी की मैं बात करूँ तो ओपीडी में 1 नर्स रहेगी 100 पेशेंट्स के ऊपर। डे केयर, डे केयर क्या होता है, जहाँ पर पेशेंट दिन में आता है, 8 बजे आएगा, अपना ट्रीटमेंट करवाएगा और शाम को चला जाएगा, जैसे कि मोस्टली कैंसर के पेशेंट्स में करवाते हैं हम डे केयर। डे केयर मतलब कि दिन भर रहेगा, रात में बंद रहता है, कीमो वगैरह लगने होते हैं पेशेंट्स को, तो वो आते हैं डे केयर में, अपना करवाते हैं ट्रीटमेंट और चले जाते हैं। तो डे केयर में 1:3 रेशियो रहता है, मतलब कि 1 नर्स रहती है 3 पेशेंट के ऊपर। जो आईसीएन होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, आईसीएन इज इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जो है वो रहती है 1:100, मतलब 100 बेड पे 1 इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स रहती है। तो ये हो गया हमारा रेशियोज़ हो गए, जो कि रेशियो बहुत बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो क्या देखा हमने यहाँ पर, आईसीयू इमरजेंसी ट्रॉमा में 1:1 रेशियो रहेगा। अगर आईसीयू में पेशेंट जो है वो नॉन वेंटिलेटर है, नॉन वेंटिलेटर पेशेंट है, तो 1:2 रेशियो भी हम रख सकते हैं, यानी कि पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे नहीं है, एनआईवी के ऊपर है पेशेंट, ठीक है, सीपैप मास्क है, इस तरीके से टीपीस पे है, तो वहाँ पे हम 2 पेशेंट पे 1 नर्स को रख सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो हमें वहाँ पे 1:1 रेशियो ही रखना है। इमरजेंसी में भी 1:1 रेशियो रहेगा। जनरल वार्ड जो होते हैं, कोई सही वार्ड, मेडिसिन वार्ड, सर्जरी वार्ड, ये जो जनरल वार्ड होते हैं वहाँ पर 1:6 का रेशियो हमें मेंटेन करना होता है। लेबर रूम के टेबल जहाँ पर फीमेल की डिलीवरी हो रही है, वहाँ पर हमें 1 फीमेल जो है उसके ऊपर हमें 2 नर्स चाहिए। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में 1:4 रेशियो रहता है। प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में 1:4 रेशियो रहेगा। पीडियाट्रिक आईसीयू में 1:5 रेशियो, बर्न इमरजेंसी में 1:2 रेशियो, माइनर ओटी में 1:2 रेशियो, मेजर ओटी में 2:1 रेशियो, मतलब 2 नर्स रहेगी 1 पेशेंट के ऊपर। पैलिएटिव केयर में 1:4 में हो जाएगा। ओपीडी में 1:100 है। डे केयर में 1:3 है। आईसीएन जो है, 1 आईसीएन रहेगा 100 पेशेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर क्या पूछा है, आइडियल रेशियो ऑफ नर्स पेशेंट इन आईसीयू। देखो अब यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है कि नहीं है वेंटिलेटर पे, लेकिन यहाँ पर आइडियल भी लिखा हुआ है कि एक जनरली क्या होगा। तो जनरली जो है वेंटिलेटर पे पेशेंट रहते हैं, तो यहाँ पर हमारा 1:1 आंसर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ अल्कोहल विड्रॉल इन। अर्लीस्ट सिम्टम क्या है, एक पेशेंट है जिसको अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं, तो उसमें अर्लीस्ट सिम्टम हमें क्या देखने को मिलेगा। तो अल्कोहल को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अल्कोहल इन ड्राइविंग कितनी रहती है। अल्कोहल इन ड्राइविंग, तो ये रहता है 30, ये रहता है 30 mg। ठीक है, मतलब आपके ब्लड में अगर 30 mg अल्कोहल पाया गया है तो आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, आप इतने में ड्राइव कर सकते हो। अगर कोई मेल है और अगर कोई फीमेल है
तो पर डे कितना ले सकते हैं? डेली कंजप्शन की अगर हम बात करें एक मेल और एक फ़ीमेल में, तो मेल जो है वो 40 to 80 mg ले सकता है और फीमेल जो है वो 20 to 40 mg अल्कोहल पर डे ले सकती है। दिस इज़ नॉट ये जो अमाउंट है ये लिवर के लिए इंजीरियस नहीं है, ये एक नॉर्मल अमाउंट है जो एक इंडिविजुअल कंज्यूम कर सकता है। ठीक है। क्रॉनिक जो है अल्कोहलिज्म, वो कॉज कर सकता है, ऑफ कोर्स टॉक्सिक होगा और सिरोसिस कॉज कर सकता है। सिरोसिस कॉज करेगा यानी कि लिवर को डैमेज करेगा। तो डेली कंजप्शन क्या है? अल्कोहल इन ड्राइविंग हम यूज़ करते हैं 30 mg। ये नॉर्सेट 2021 में सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आया था। ठीक है। डेली मेल और फीमेल जो है 40 से 80 यूज़ कर सकते हैं, फीमेल जो है 20 to 40 यूज़ कर सकते हैं। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म टॉक्सिक होगा और ये कॉज करेगा सिरोसिस। नेक्स्ट, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए आपसे मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इन अल्कोहलिक पर्सन, तो आपको आंसर देना है ऑडिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार मार्क कर देती हूँ। ठीक है। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन जो है वो है ऑडिटरी। फिर नेक्स्ट जो है मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन पूछे अगर आपसे, मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इन अल्कोहल विड्रॉल। ठीक है। अगर ये पूछे मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इन अल्कोहल विड्रॉल, तो आपको देना है आंसर विजुअल। ओके। तो अगर ये पूछे मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इन अल्कोहलिक पर्सन, तो आपको आंसर करना है ऑडिटरी, यानी कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है वो अल्कोहलिक पर्सन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए एग्ज़ाम में कि अल्कोहल विड्रॉल के टाइम पे कौन सा मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन होता है, तो आपको आंसर करना है विजुअल। ओके। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ अल्कोहल विड्रॉल इज, तो अर्लीस्ट सिम्टम आपको ये बताना है ट्रिमर। ट्रिमर इज द अर्लीस्ट सिम्टम। ट्रिमर इज द अर्लीस्ट सिम्टम इन अल्कोहल विड्रॉल पेशेंट। ठीक है। अल्कोहल का कंजप्शन रेगुलर करने से B1 की डेफिशिएंसी होती है। अल्कोहल का कंजप्शन रेगुलर करने से B1 विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेट बेरी बेरी, एक होता है ड्राई बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी आपका रिलेटेड रहेगा, कार्डियक इश्यूज कॉज करेगा, और ड्राई बेरी बेरी जो है वो आपका नर्वस इशू कॉज करेगा। ठीक है। बेरी बेरी विटामिन बी अल्कोहल का कंजप्शन रेगुलर करने से जब वो टॉक्सिसिटी के लेवल पर चला जाता है तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी को कहा जाता है बेरी बेरी। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये एक एक चीज़ जो है वो एग्ज़ाम में आई हुई है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको डील कर रही हूँ कि ये ना लगे आपको कि यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो है सारी चीज़ें आई हुई हैं एग्ज़ाम में। अर्लीस्ट सिम्टम जो है वो विटामिन B1 है, बेरी बेरी। बेरी बेरी जो है वो वेट होता है और ड्राई होता है। जब ड्राई की हम बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, जब वेट की बात करेंगे तो वो कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है।
तो जब ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो ये कॉज करेगा कोर्सकॉफ साइकोसिस। कोर्सकॉफ साइकोसिस, ठीक है। तो अल्कोहलिक पर्सन का जब ट्रीटमेंट चलता है तो वहाँ पर हम ट्रीटमेंट जब चलता है तो वहाँ पर हम विटामिन B1 इंजेक्टेबल फॉर्म में पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन, अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ अल्कोहल विड्रॉल इज ट्रिमर, और अल्कोहलिक पर्सन में B1 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, बेरी बेरी होता है, वेट एंड ड्राई बेरी बेरी, कोर्सकॉफ साइकोसिस होता है जब ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। और बाकी ये सब दिया हुआ है कि अल्कोहल कितना लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी सीन इन अल्कोहलिक पर्सन। एग्जैक्टली जो मैंने आपको पहले बताया तो वही है ये कि कौन सी वाइटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है अल्कोहलिक पर्सन में। तो यार ये जो है ना सेम है, वही विटामिन B1 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ड्राई बेरी बेरी और एक होता है वेट। वेट जब होता है तो वो कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट करता है और ड्राई अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम जब अफेक्ट होता है तो यहाँ पर एक कंडीशन और आती है जिसको हम कहते हैं कोर्सकॉफ साइकोसिस। तो यहाँ पर सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो यार अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दिया करो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट आपको ध्यान देने वाली चीज़ है दैट इज़ नॉट। क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल है बट जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ध्यान देने वाली चीज़ है नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। इनमें से कौन सा प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल नहीं है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, स्मोकिंग सीजेशन, BCG वैक्सीन, विटामिन सप्लीमेंट्स। तो यहाँ पर हम एक बार जो है लेवल ऑफ प्रिवेंशंस को डिस्कस कर लेते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिटी का एक टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो एज़ यू ऑल नो कि अब जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो 4 में डिवाइड हो चुका है, पहले 3 था अब 4 हो गए हैं। प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन को अगर हम डिस्कस करें तो क्या क्या आता है प्रीमोडियल प्रिवेंशन में। प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आपका आएगा डिजीज़ एब्सेंट है, डिजीज़ एब्सेंट है, कॉजेटिव एजेंट्स भी एब्सेंट है, रिस्क फैक्टर्स भी एब्सेंट है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एब्सेंट है। तो हमारा टारगेट क्या रहता है, हमारा टारगेट है प्रिवेंट करना रिस्क फैक्टर को।
प्रिवेंशन ऑफ कॉजेटिव एजेंट कह लो या फिर रिस्क फैक्टर कह लो। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन जो है, यहाँ पर डिजीज़ भी एब्सेंट रहेगी, कॉजेटिव एजेंट भी एब्सेंट रहेंगे, रिस्क फैक्टर भी एब्सेंट रहेंगे। टारगेट रहेगा हमारा प्रिवेंशन ऑफ कॉजेटिव एजेंट और रिस्क फैक्टर। ठीक है, कैसे हम प्रिवेंट करेंगे? हमें देना है पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन। कैसे प्रिवेंट करेंगे? हमें देना है पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन से कि क्विटिंग ऑफ स्मोकिंग, और स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है, हेल्दी ईटिंग करनी है, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिवेंट करेंगी कॉजेटिव एजेंट को, और रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन में भी ये आएगा। तो हमें यहाँ पर ये सब करना है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन, डिजीज़, कॉजेटिव एजेंट, रिस्क फैक्टर्स, हेल्थ एजुकेशन का हमें ध्यान रखना है। सेकेंड जो आ जाता है हमारा वो होता है प्राइमरी। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन जो है आपका, वहाँ पर डिजीज़ एब्सेंट रहेगी, वहाँ पर आपकी डिज़ीज़ जो है वो एब्सेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर आपका प्रेजेंट रहेगा। प्राइमरी प्रिवेंशन में डिज़ीज़ आपकी एब्सेंट रहेगी लेकिन रिस्क फैक्टर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या रहता है? यहाँ हम टारगेट क्या कर सकते हैं? यहाँ हमें टारगेट करना है, क्योंकि रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है, डिज़ीज़ एब्सेंट है, तो डिज़ीज़ प्रिवेंशन जो है यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा डिज़ीज़ प्रिवेंशन, ठीक है। डिज़ीज़ को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? हमारा जो है मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा? हमें पेशेंट को बताना है इम्यूनाइजेशन के बारे में, हमें पेशेंट को बताना है इम्यूनाइजेशन के बारे में। जो भी पेरेंट्स हैं उनको हमें इम्यूनाइजेशन को लेके एजुकेट करना है कि आप अपने बच्चों को इम्यूनाइज़ कराइए ताकि जाके उनको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। खुद भी इम्यूनाइजेशन ले सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवा सकते हैं, गार्डासिल ले सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के, ताकि आगे जाके सर्वाइकल कैंसर डेवलप ना हो। तो इस तरीके से हम इम्यूनाइजेशन को लेके कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन को लेके हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, हम समझा सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करिए। कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने से क्या है, मान लीजिए कोई भी एसटीडी नहीं होगा, जो भी एसटीडी इन्फेक्शन से वो नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंट रहेंगी। अगर कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो वहाँ पर हम पीपीई किट यूज़ करने के लिए बोलेंगे कि भैया पीपीई किट यूज़ करिए, ठीक है। और चीज़ें आती हैं, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वारंटाइन किसके अंदर आता है। तो आपका जो है क्वारंटाइन, क्वारंटाइन भी आपका जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर में आएगा, क्योंकि क्वारंटाइन में क्या है, डिज़ीज़ अभी एब्सेंट है, आप किसी इन्फेक्शियस पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं तो वहाँ पर आपकी डिज़ीज़ जो है वो एब्सेंट रहेगी लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि आप एक इन्फेक्शियस पेशेंट के कांटेक्ट में आए तो हैं लेकिन आपको अभी वो डिज़ीज़ डेवलप नहीं हुई है। तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन डिज़ीज़ एब्सेंट है, उसी को हम कहते हैं क्वारंटाइन, और क्वारंटाइन आता है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहती है कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी क्या है, क्वारंटाइन किस में आएगा, आइसोलेशन किस में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वारंटाइन जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो है वो डिज़ीज़ भी प्रेजेंट रहती है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिज़ीज़ भी प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर हमारा जो है वो क्या रहेगा, डिज़ीज़ को हमें इनिशियल स्टेजेस में ही रोकना है। तो यहाँ पर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होता है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। और हमारा यहाँ पर टारगेट क्या होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारा टारगेट क्या रहेगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमारा टारगेट रहता है स्टॉप डिजीज़ इन इनिशियल स्टेज, इन इनिशियल स्टेज। और सेकेंडरी हमारा क्या रहता है, स्टॉप कन्वर्ट इन कॉम्प्लिकेशन, स्टॉप कन्वर्ट इन कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या रहेगा, यहाँ पर डिजीज़ प्रेजेंट रहती है, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना हमारा मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है। स्टॉप और हमारे यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप डिजीज़ इन इनिशियल स्टेजेस। इनिशियल स्टेज में डिज़ीज़ को स्टॉप करना हमारा मेन टारगेट होता है। और जो डिज़ीज़ हुई है वो कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट ना हो, ये भी हमारा एक टारगेट रहता है। और अगर हम यहाँ पर पूछें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर हमारा आ जाता है आइसोलेशन। आइसोलेशन हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आता है, क्योंकि आइसोलेशन में डिज़ीज़ प्रेजेंट रहती है, मतलब हमें जो है वो इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए तो हमें आइसोलेट होकर रहना, ताकि हमसे किसी दूसरे बंदे को, दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिज़ीज़ को हमें कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, और आइसोलेशन हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। इसके बाद जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी आपके होते हैं, समझ रहे, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, और आपके आ जाते हैं माल न्यूट्रिशन वाले जितने प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारे जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो सारे आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा टर्शरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है हमारा टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर में क्या आ जाता है, कॉम्प्लिकेशन। देखो सेकेंडरी प्रिवेंशन में तो हमें कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना था, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट नहीं हो पाई और डिज़ीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ गई है, तो वो हमारा आ जाएगा टर्शरी प्रिवेंशन में। ठीक है, टर्शरी प्रिवेंशन में और क्या आता है आपका, टर्शरी प्रिवेंशन में आता है आपका डिसेबिलिटी लिमिटेशन। टर्शरी प्रिवेंशन में आएगा डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो टर्शरी प्रिवेंशन में आएगा आपका कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना और डिसेबिलिटी लिमिटेशन, और रिहैबिलिटेशन आपका आएगा टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर। एंड ऑफ द लाइफ केयर भी हम टर्शरी प्रिवेंशंस के अंदर ही देते हैं। और एक बार नॉर्सेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था DIDH। ठीक है, DIDH क्या है, तो DIDH मीन्स, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, DIDH, डी मतलब कि डिज़ीज़। ठीक है, डिज़ीज़ कोई भी इवेंट हुआ, मतलब चोट लग गई, एक्सीडेंट हुआ,
किसी भी तरीके से कोई डिजीज़, कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है, कोई भी इंसिडेंट हुआ तो ये आ जाता है हमारा। ठीक है, DIDH एग्ज़ाम में पूछा गया है कि DIDH का मतलब क्या है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा आई का मतलब है इम्पेयरमेंट। डिजीज़ हुई तो इम्पेयरमेंट भी होगा, मतलब डिजीज़ हुई या तो डिजीज़ स्टार्टिंग में क्योर हो गई, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी हो गई तो वो कॉज कर देगा इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब ये किसी चीज़ की डेफिशिएंसी कर देगा। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका डी। यहाँ पे अगर यहाँ पर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर ये कॉज कर देगा डिसेबिलिटी। फिर यहाँ पर ये क्या कॉज कर देगा, डिसेबिलिटी, इवेंट इंसिडेंट, और ये कॉज कर देगा यहाँ पर डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर जो पेशेंट है अनेबल टू डू वर्क, काम नहीं कर पाएगा। ये अगर यहाँ पर भी कंट्रोल नहीं हो पाया तो फिर ये आप कॉज कर देगा हैंडीकैप। ठीक है, और हैंडीकैप जो है इफ़ेक्ट करेगा हमारी लाइफ पर। तो DIDH जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। DIDH का मतलब क्या है, डिजीज़। यही पूछ सकता है आपसे एग्ज़ाम में कि DIDH के अंदर में आई किस चीज़ को रिलेट कर रहा है, एच किस चीज़ को रिलेट कर रहा है। तो डिजीज़, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकेप, यानी कि पहले कोई इंसिडेंट होगा, मान लीजिए कोई फीवर आया, ठीक है, किसी को डेंगू हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो आ जाएगा आपका डिजीज़ के अंदर में। ठीक है, इसके बाद मान लो कि किसी को चोट लग गई तो वो हो गया एक इंसिडेंट, तो वो आया डिसीज़ के अंदर में। फिर क्या है, वो जो एक्सीडेंट है वो हील अप नहीं हो पाया, उसमें बहुत टाइम लगा, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, तो वो आपको कॉज कर देगा इम्पेयरमेंट के अंदर। इम्पेयरमेंट के अंदर अब डेफिशिएंसी होने लगेगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, इतने सारे ट्रीटमेंट चलेंगे तो लिवर अफेक्ट होगा, किडनी अफेक्ट होगा, तो धीरे धीरे चीज़ों की डेफिशिएंसी होने लगेगी। यहाँ पर भी कंडीशन क्योर नहीं हो पाई तो वो आ जाएगा डिसेबिलिटी के अंदर। डिसेबिलिटी में आ जाएगा अनेबल टू डू वर्क, पेशेंट जो है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर वहाँ पर भी चीज़ क्योर नहीं हुई तो हमें जो है पैर को काटना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा हैंडीकैप के अंदर में। और अगर कोई हैंडीकैप हो गया तो वो उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, मतलब पैर तो चलने फिरने में अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाएगा, वो दूसरों पर डिपेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हैंडीकैप। तो DIDH जो है ये भी नॉर्थ सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आप देखेंगे डिजीज़ जो है वो प्रेजेंट नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। तो इम्यूनाइजेशन आ जाता है प्राइमरी प्रिवेंशन में, तो BCG तो इम्यूनाइजेशन है, वाइटामिन सप्लीमेंट्स देना भी इम्यूनाइजेशन है, और स्मोकिंग सीजेशन, यानी कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, लेकिन अभी स्मोकिंग की वजह से किसी भी तरीके का लंग अफेक्ट नहीं हुआ है, कैंसर नहीं हुआ है, वहीं पर आपने स्मोकिंग सीजेशन कर दिया, तो ये तीनों चीज़ें तो आ जाएंगी आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन में। ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमारे तो क्वेश्चन में हमसे नॉट पूछा गया है, और किसी भी तरीके का किसी भी तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट जो हैं वो हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन में आते हैं। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जो है ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जो है ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, दैट इज़ ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन। अब यहाँ पर हम बात करें ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट।
जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं इसमें आपका आ जाएगा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर। तो ये जितने भी आपके स्क्रीनिंग टेस्ट हैं ये सारे आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। और यही हमारा क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन। बाकी तीनों जो हैं जिसमें से ये जो आता है हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन के। तो एग्ज़ाम में हमें ये जो नॉट देन दिया हुआ रहता है ना, नॉट देन, एक्सेप्ट, इस तरीके के की पॉइंट्स से बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। बाकी आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन बता ही दिया है कि प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, 4 जो हैं वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर डिजीज़ एब्सेंट होती है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा हमारे यहाँ पे, हम इम्यूनाइज करके प्रिवेंट करेंगे डिजीज़ को, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बता के लोगों को, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को पहन कर हम यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन को प्रमोट करेंगे। और क्वारंटाइन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वारंटाइन जो है वो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिजीज़ प्रेजेंट होती है, यहाँ पर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हमारा मेन चॉइस होता है। हमें यहाँ पर हमारा मेन टारगेट होता है कि हम डिज़ीज़ को इनिशियल स्टेजेस में ही स्टॉप कर सकें और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकें। और आइसोलेट करना पेशेंट को वो आ जाता है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स भी हमारे सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्ट्रोक। कोल्ड स्ट्रोक का क्या टेम्परेचर रहेगा, तो हम उसको कहते हैं कोल्ड स्ट्रोक। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हमारे 3 तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड हम कब बोलेंगे, जब टेम्परेचर हमारा 36 टू 36.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, तब हम उसको कहते हैं माइल्ड। मॉडरेट होता है हमारा 32 टू 35.9 डिग्री सेल्सियस, तब ये रहेगा मॉडरेट। और सीवियर जब काउंट होगा लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम काउंट करेंगे सीवियर के अंदर। हाइपोथर्मिया इज़ ऑल्सो साइलेंट कॉज ऑफ डेथ। साइलेंट कॉज ऑफ डेथ इन न्यूबॉर्न। हाइपोथर्मिया इज a silent cause of death in newborn. तो व्हाट इज़ द रेंज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्ट्रोक। तो हाइपोथर्मिया जो है बच्चों में, अगर क्वेश्चन ये आ जाए एग्ज़ाम में कि साइलेंट कॉज ऑफ डेथ इन न्यूबॉर्न, तो आपको वहाँ पर आंसर करना है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया 3 तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड होता है 36 से लेके 36.4 डिग्री के बीच में आ जाए तो उसको हम कहते हैं माइल्ड। मॉडरेट 32 से 35.9 और सीवियर लेस देन 32। यहाँ पर एक करेक्शन है 36.4। तो देखो 32 to 35 जो है ये आ जाएगा आपका मॉडरेट में,
<32 आ जाएगा आपका सीवियर में, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है कोल्ड स्ट्रोक का टेम्परेचर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये है हमारा कोल्ड स्ट्रोक का टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेस्ट मिल्क स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर इज़ अप टू। ब्रेस्ट मिल्क को हम रेफ्रिजरेटर में कब तक स्टोर करके रख सकते हैं? तो ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज भी हमारा अलग अलग टाइम है। रूम टेम्परेचर पे हम मेंटेन करके रख सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को, और हम रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, और हम रखते हैं डीप फ्रीज में। ठीक है, डीप फ्रीज में रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे हम ब्रेस्ट मिल्क को 8 आवर्स तक रख सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर के अंदर हम 12 आवर्स तक ब्रेस्ट मिल्क को रख सकते हैं, और डीप फ्रिज में हम 3 मंथ्स तक भी रख सकते हैं। तो ये हमारा टाइमिंग है कि हम किस टेम्परेचर पर कहाँ कितने घंटों के लिए हम ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया रेफ्रिजरेटर में हम, सॉरी ये 12 नहीं और 24 है। तो रेफ्रिजरेटर में हम 24 आवर्स तक मेंटेन करके रख सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइट चीज़ी कवरिंग ऑफ न्यूबॉर्न। छोटे बच्चों की बॉडी के ऊपर वाइट चीज़ी कवरिंग को क्या बोलते हैं? वर्निक्स केशियोसा, एमनियोटिक फ्लूइड, कैंडल ड्रेसिंग और चीज़ी मिल्क डिस्चार्ज। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो यूट्रस के अंदर फ्लूइड फिल होता है, जो कि बच्चे को कुशन का काम करता है। ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, और एमनियोटिक फ्लूइड का मेन कंपोनेंट होता है फीटल यूरिन। एमनियोटिक फ्लूइड का मेन कंपोनेंट होता है फीटल यूरिन। वाइट चीज़ी कवरिंग ऑफ न्यूबॉर्न, तो मेन कंपोनेंट है फीटल यूरिन। तो चीज़ी कवरिंग जो है न्यूबॉर्न के ऊपर, दैट इज़ वर्निक्स केशियोसा। तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट इज अम्नियोटिक फ्लूइड कलर सीन इन पोस्ट मैच्योरिटी। तो बच्चा अगर पोस्ट मैच्योर है, ठीक है, अबव 42 वीक्स है, तो वहाँ पर हमें एमनियोटिक फ्लूइड का कौन सा कलर देखने को मिलेगा? ग्रीन, गोल्डन, सैफरन, रेड। तो ग्रीन हमें देखने को मिलता है मेकोनियम एस्पायरेशन में, मेकोनियम एस्पायरेशन के हमें अंदर ग्रीन देखने को मिलता है। गोल्डन हमें देखने को मिलता है RH इनकम्पैटिबिलिटी में, RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर हमें गोल्डन देखने को मिलता है। सैफरन हमें देखने को मिलता है पोस्ट मैच्योरिटी में, और रेड देखने को मिलता है हमें इंट्रायूट्राइन हैमरेज। तो एमनियोटिक फ्लूइड कलर सीन इन पोस्ट मैच्योरिटी इज ग्रीन, गोल्डन, सैफरन एंड रेड। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों ऑप्शंस बता दिया है कि ग्रीन देखने को मिलता है मेकोनियम एस्पायरेशन में, गोल्डन देखने को मिलता है RH इनकम्पैटिबिलिटी में, सैफरन देखने को मिलता है पोस्ट मैच्योरिटी में, इंट्रायूट्राइन के अंदर हमें देखने को मिलता है रेड।
तो हमसे यहाँ पूछा गया है पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी में हमें देखने को मिलेगा सैफरन कलर। सैफरन को कई बार एग्जाम में सैफरन ना लिख के ग्रीनिश येलो भी लिखा जा सकता है, ये ना लिख के ग्रीनिश येलो भी लिख सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि ये भी ऑप्शन में आ सकता है, तो इसको भी आपको पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर ही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ पीडियाट्रिक वार्ड। पीडियाट्रिक वार्ड का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो एज यू नो पीडियाट्रिक वार्ड में बच्चे ही रहेंगे और बच्चों को थोड़ा वार्म टेम्परेचर ही दिया जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए बहुत ही फेवरेबल टेम्परेचर है, बहुत ही फेवरेबल टेम्परेचर है। तो ये हम नहीं करेंगे। 20 डिग्री सेल्सियस इज़ वेरी लो। 10 डिग्री सेल्सियस हम कहीं भी नहीं रख सकते हैं। तो 28 डिग्री सेल्सियस इज़ फेवरेबल टेम्परेचर फॉर पीडियाट्रिक वार्ड, फॉर पीडियाट्रिक वार्ड। तो 28 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रोशिया? डिस्ट्रोशिया का मतलब क्या होता है? तो डिस्ट्रोशिया मीन्स क्या है? अबॉर्शन, नॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर, सिजेरियन सेक्शन। तो यार देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके लिए, और इट टुक्स अ वेरी मच एफर्ट कि ढूंढो और फिर लेके आओ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा कि आपके एग्ज़ाम में वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो सकती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक भी ज़रूर करिए। तो डिस्ट्रोशिया मीन्स होता है एबनॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर होता है यूटोशिया। यूटोशिया इज़ अ नॉर्मल लेबर एंड डिस्टोशिया मीन्स एबनॉर्मल लेबर। तो ये यहाँ पर हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन सेशन की जो सीरीज़ है इसको हम थोड़ा कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन जो है वो कल लेकर आएंगे। नॉर्सेट के एग्ज़ाम तक हम इतने स्ट्रॉन्ग और इतने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं प्री के बेस्ड पर, हम वो क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें से आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस आपको फंसेंगे। सो यार थैंक यू एवरीवन। और अगर आप भी नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जाना ही जाना है, तो आप इस वीडियो के ऊपर आए हुए लिंक के थ्रू जा सकते हैं। उस लिंक को प्रेस करिए, आप उस वीडियो पे चले जाएंगे जो कि वीडियो इम्पॉर्टेंट है आपको नॉर्सेट के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए।